हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हम मूल विधि के जो भी सिलेबस आपका टॉपिक वाइज है वो कंप्लीट करा रहे हैं और हमने आईपीसी प्लस सीआरपीसी प्लस आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मानव अधिकार अधिनियम 1993। ठीक है, कि मानव के अधिकार क्या है, क्या स्वतंत्रता है, ठीक है, इसके बारे में। और फ्रेंड्स, आप सुनते ही होंगे कि 10 दिसंबर को आपका ये मनाया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये स्पेशली जो है यूपीएसआई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन बनता है, आप मानवाधिकार के बारे में तो डेफिनेशन के बारे में तो जानते ही होंगे, हम जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो जानेंगे। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि जो आपका मानव अधिकार अधिनियम है उसमें कितने चैप्टर है, यानी कि कितने अध्याय हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुल 8 अध्याय हैं। ठीक है, और आपकी का मानव अधिकार अधिनियम है उसमें कितने चैप्टर है, यानी कि कितने अध्याय हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुल 8 अध्याय हैं। ठीक है, और आपकी 43 सेक्शंस यानी कि 43 जो है धाराएं हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। पहला तो ये कि आपका भारतीय अधिकार मानव अधिकार अधिनियम में 8 अध्याय हैं। ठीक है, और दूसरा ये अगर पूछ दे कितनी धाराएं हैं तो 43 सेक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर जो है हम देख लेते हैं सिंपली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है इनिशियल यानी कि प्रारंभिक। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, प्रारंभिक में आपको 2 सेक्शंस मिल जाएंगे। कौन कौन से? पहला तो सेक्शन है यानी कि धारा 1 में आपको संक्षिप्त नाम दिया गया है। जो आपका एक्ट है 1993 उसका संक्षिप्त नेम क्या है, ठीक है, और उसका विस्तार क्या है और वो लागू कब हुआ, ये आपको धारा 1 में देखने को मिल जाता है। तो संक्षिप्त नेम क्या है? तो मानव अधिकार अधिनियम 1993 धारा 1 के तहत आता है। विस्तार पूरे भारत में, क्योंकि देखो पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं था, ये जो आपका एक्ट था वो लागू नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही 370 धारा हटी, 37A हटा, तो ये पूरे भारत में लागू हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपको ये बात याद रखनी होगी। और लागू कब हुआ? तो 28 सितंबर 1993 को ये लागू किया गया है। तो आपको फर्स्ट जो आपकी सेक्शंस है, ठीक है, इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। और जो इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। ठीक है, और फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो धारा है। आपको फर्स्ट चैप्टर में 2 धाराएं पढ़नी होंगी और जो आपकी धारा 2 है उसमें आप देखो क्या दिया गया है, परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशन, जो कि 15 परिभाषाएं दी गई हैं और आपको 15 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टेप वाइज जान लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो है वो है सशस्त्र बल, यानी कि जो इनके अराउंड जो है जो आपकी तीनों सेनाएं हैं वो आ जाती है और उनके बारे में बहुत ही अच्छे से यहाँ आपको डेफिनेशन मिलता है। ठीक है, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही बनता है, पूछ देगा कि जो धारा 2 है उसके ख में क्या बताया गया है, क्या डेफिनेशन है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि अध्यक्ष आयोग के बारे में जो है बताया गया है, उसके बारे में विस्तृत किया गया है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो इसमें देखो पहले सशस्त्र बल, सेकंड आपका अध्यक्ष आयोग, थर्ड आयोग, और सेकंड जो है मानवाधिकार आयोग के बारे में, और 5 जो है न्यायालय आयोग, 6 अंतर्राष्ट्रीय आयोग, और 7वां जो है सदस्य आयोग, और 8वां जो है अल्पसंख्यक आयोग के बारे में जो है संरक्षण के बारे में बताया गया है, और 9वां जो है वो आपका एससी आयोग यानी कि अनुसूचित जाति के बारे में जो है उनके संरक्षण से रिलेटेड बताया गया है। 9वां जो है एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के बारे में, और 11वां जो है वो है महिला संरक्षण आयोग से रिलेटेड,
और 12वां जो है वो है गजट अधिसूचना आयोग से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स 12वां तो आपको पता चल गया, और जो आपका 13वां है वो है बृहद आयोग, आपको ये याद रख लेना है, बृहद आयोग। और जो आपका 14वां है वो है लोक सेवक आयोग। और फ्रेंड्स देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला तो आपका सशस्त्र बल, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हो सकते हैं कि और भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जाए। और ये आपका जो आपकी 14 नंबर की परिभाषा है लोक सेवक आयोग से रिलेटेड, वो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको आईपीसी में जो है, जो आईपीसी की धारा 21 है उसमें भी आपको जो है लोक सेवा आयोग के बारे में देखने को मिलता है, लोक सेवक के बारे में बताया गया है। अगर वहीं हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स उसमें भी लोक सेवक आयोग जो कि 21 धारा जो है, मतलब सिंपली तीनों जो है आप याद कर सकते हैं एक साथ ही। ठीक है, और जो आपका 15वां है वो है राज्य आयोग। ठीक है, तो ये हमने 15 जो है परिभाषाएं जान लिए हैं, और इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है, एक सशस्त्र बल और एक आपका लोक सेवक आयोग। तो ये आपको मतलब पता होनी चाहिए, 15 के नाम, हो सकता है कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसे याद कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। अब आपका स्टार्ट होता है चैप्टर सेकंड, यानी कि अध्याय 2, जिसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी NHRC। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स चैप्टर 2 में आपको कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने होंगे ये भी आप देख लो। सबसे पहले तो अगर जब आया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या राइट्स होंगे, ठीक है, क्या उनके फंडामेंटल्स होंगे, उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है आप सेक्शन 3, जो धारा 3 है, इसमें आपको बताया गया है आयोग का गठन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आयोग का जो गठन होता है वो सरकार द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही सरकार द्वारा भी होता है और राज्य द्वारा भी होता है। राज्य द्वारा जो होता है वो आपके 5वें अध्याय में देखने को मिलेगा, लेकिन अध्याय अभी आपका 2 है। ठीक है, तो इसमें आयोग का गठन सरकार द्वारा होता है, और इसका जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो रिटायर्ड भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें 8 सदस्य जो है होते हैं इनके अलावा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 9 जो है 9 को मिलाकर आयोग का गठन किया जाता है। अगर मान लो अगर आप जानने का इच्छुक रखते हो कि कौन कौन से होते हैं वो 8 सदस्य, तो पहला तो एससी का न्यायाधीश, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका न्यायाधीश रिटायर्ड हो। ठीक है, और जो आपका सेकेंड जो है हाई कोर्ट का न्यायाधीश, रिटायर्ड भी होगा तो चलेगा। और जो थर्ड है वो है 2 मानवाधिकारों का विशेषज्ञ, यानी कि मानव अधिकार के 2 विशेषज्ञ होने चाहिए इनके अराउंड। और जो आपका चौथा है, 4 तो ये हो गए, 5वां जो है वो है एससी, यानी कि अनुसूचित जाति का कोई एक मेंबर होना चाहिए। और जो आपका 6वां है वो है अनुसूचित जनजाति आयोग का एक मेंबर होना चाहिए। और जो आपका 7वां है वो है अल्पसंख्यक अध्यक्ष का आयोग, मतलब एक मेंबर्स होना चाहिए उसमें से। और जो 9वां है यानी कि 8वां वो है महिला सहयोग आयोग से एक मेंबर होनी चाहिए। तो ये पूरे जो मिलाकर हुए हो गए हैं 9, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, वो रिटायर्ड। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि आयोग का गठन कैसे होता है। आयोग का गठन जो है 9 लोगों को मिलाकर होता है, जिसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश विथ रिटायर्ड होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड अब आपको आगे भी सेक्शन देखने को मिलेंगे। अब देखो फ्रेंड्स सेक्शन जो आपका 4 आता है, इसमें क्या बताया गया है, आयोग में सदस्यों की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन। अब देखो फ्रेंड्स ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि आयोग का गठन होता है, लेकिन आयोग का गठन करता कौन है ये भी आपको ये
धारा 4 में देखने को मिलता है कि आयोग का गठन कौन कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं सिंपली। आप सिंपली यहाँ तो अगर आप जानना चाहो तो हम बता दें, आयोग का जो गठन करता है वो करता है प्रधानमंत्री, जिसे हम आयोग सदस्यों की नियुक्ति के अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ जान सकते हो कौन कौन गठन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से लोकसभा के विपक्ष नेता जो होते हैं वो भी कर सकते हैं। राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष तो बोल नहीं सकते, क्योंकि फ्रेंड्स आपको सिंपली पता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ सिंपली हम देखो, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष है वो कर सकता है गठन, और जो मतलब विपक्ष के जो नेता होते हैं राज्यसभा के वो कर सकते हैं। तो अगर आपको मतलब अभी भी डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पीछे वीडियो को रिवाइज करिए और एक बार फिर देख लीजिएगा, हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि सेक्शन 5, और इसमें क्या बताया गया है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र या फिर हटाने का अधिकार। यानी कि जो आपका ये गठन किया गया है, आयोग का गठन किया गया है, आपने जान लिया कि आयोग का गठन किया गया जो जिसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जिसमें 8 सदस्य होते हैं, और इसका गठन कौन करता है तो प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष, और इसके अलावा जो लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, राज्यसभा के उपाध्यक्ष या फिर विपक्षी नेता कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने जान लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 5 में अब आ जाता है कि अगर उन लोगों को त्याग पत्र देना होगा तो वो किसको देंगे, तो वो राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है, या फिर उनको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। तो ये आपको सेक्शन 5 में बताया गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन आप देख सकते हैं, जो आपकी धारा 6 है, ये कार्यकाल से रिलेटेड है। जो आयोग गठन किया गया है तो कार्यकाल कितना होना चाहिए, उसके बाद से उनको रिटायर्ड, तो ये इसके बारे में बताता है। सेक्शन आपका 7 जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं क्या कहा गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति। अब देखो फ्रेंड्स, सिंपली आप इसे समझ नहीं सकते तो आप यहाँ समझो, राष्ट्रपति के द्वारा अगर अध्यक्ष ना हो तो कोई अन्य सदस्य को जो है वो मतलब कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकता है, वो नियुक्ति कर सकता है, उसके पास शक्ति होती है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये आपको इस सेक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है सेक्शन 8, यानी कि धारा 8, जिसमें अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें, यानी कि टर्म्स ऑफ सर्विस, चेयरमैन एंड मेंबर्स, यानी कि आप सिंपली कह सकते हो अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें जो कि वेतन भत्ते से रिलेटेड है। तो आपको इतनी बातें बस पता होनी चाहिए, ज़्यादा आपको डीपली नहीं आना है, और आप सिंपली जब उसका पॉइंट पता चल जाएगा तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है 9, जिसमें रिक्ति के कारण आयोग की कार्रवाई गैर कानूनी नहीं होगी। अब जब गठन हो गया है तो मान लो फ्रेंड्स, उसमें से अगर कोई मतलब मेंबर्स ना आए और उसमें कोई सुनवाई हो जाए तो क्या वो गैर कानूनी होगी या फिर नहीं होगी। तो देखो फ्रेंड्स, कमीशन एक्शन विल नॉट बी इलीगल ड्यू टू वैकेंसी, यानी कि अगर किसी का रिक्ति में कोई आयोग में सुनवाई होती है तो वो गैर कानूनी नहीं होगी और वो बिल्कुल जो है इलीगल होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन 10 है, इसमें देख सकते हैं क्या बताया गया है, प्रक्रिया का आयोग द्वारा निर्मित किया जाना, यानी प्रोसीजर टू बी क्रिएटेड बाय कमीशन। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ क्या बात आ जाती है, यानी कि प्रक्रिया का आयोग द्वारा भी निर्मित किया जाना, यानी कि आयोग के अधिवेशन व स्थान व समय का जो भी मतलब तय करेगा वो करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, और कोई जो है इसका मतलब अधिवेशन का स्थान व समय जो है वो नहीं कर सकता, वो बस आयोग के अधिवेशन व स्थान व समय का अध्यक्ष ही तय करेगा और कोई नहीं कर सकता। जो भी अध्यक्ष होगा उस आयोग का, ठीक है, वो ओनली तय करेगा और कोई नहीं करेगा, इसका उसके मेंबर्स नहीं करेंगे। आप सिंपली ये समझ सकते हो जो आयोग का गठन हुआ है। नेक्स्ट जो आपका 11 है वो है अधिकारी व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर,
यानी कि अब मान लो फ्रेंड, जब आयोग का गठन हो गया है और कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो फ्रेंड्स ये सभी तो जाएंगे नहीं, है ना। तो कोई ना तो कोई होना चाहिए जो कि बड़े लेवल पर, जो कि इन्वेस्टिगेशन में जो है बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो इससे सिंपली अगर हम बात करें तो सचिव लेवल का एक महासचिव आप कह सकते हो, या फिर एक और हो सकता है डीजीपी रैंक का जो है एक ऑफिसर्स होना चाहिए जो कि इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो यही बताया गया है कि अधिकारी व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति इसके द्वारा की जा सकती है, और इसे डिफिनेशन इसमें आपको मिलता है। अब यही से आपका चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर 2 आपका यही समाप्त होता है। और इसका क्या नाम है? आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द कमीशन। तो आप सिंपली समझ गए होंगे कि जो आयोग गठन किया गया है उनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो क्या इसमें आपको इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले सेक्शन 12 में तो आयोग के कृत्य यानी कि कमीशन फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि जो आयोग का कार्य है वो क्या क्या होगा। ठीक है, आयोग क्या क्या कार्य करेगी, जैसे कि, और इसमें एक और बात बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो है चल रहे केस पर ये काम नहीं कर सकते। जो आयोग के गठित सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे केस पर कार्य नहीं कर सकते। यहाँ आपको बस एक बात याद रखनी है, और आयोग के और भी जो भी काम है इसमें बहुत ही अच्छे से इसका डेफिनेशन दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो आ जाता है 13। धारा 13 में जांच से संबंधित शक्ति दी गई है, यानी कि अगर आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन दिया जा रहा है, जैसे कि हमने अभी ऊपर की धाराओं में पढ़ा, तो उससे शक्ति भी होनी चाहिए ताकि वो कहीं भी जाकर जांच कर सके। अगर शक्ति ही नहीं होगी तो जो भी आम लोग होंगे वो खुद भगा देंगे, है ना। तो इसीलिए इसके आईपीसी प्लस सीआरपीसी के तहत जो है उनको शक्तियां प्रदान की गई है। यहाँ देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड पावर आईपीसी प्लस सीआरपीसी। ठीक है, तो इसमें ये आपको पूरा बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है सेक्शन 14, जांच की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, आपको धारा 14 में देखने को मिलती है। प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो आ जाता है व्यक्तियों का बयान देना, यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो कुछ व्यक्तियों का बयान भी लिया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये जो है आपके सेक्शन 15 में बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन आपका 16 आ जाता है, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर सुनवाई। अब आप यहाँ सिंपली कह सकते हो, जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो बहुत सारे मतलब ऑफिसर्स के पास इतने मतलब ये राइट्स नहीं है कि कोई जो वीआईपी पर्सन हो, जिसका मतलब समाज में कुछ सम्मान हो, तो उसको जो है हम बेइज्जत नहीं कर सकते। आप सिंपली ये समझिए, ठीक है। मतलब जो है अधिकारियों को ये राइट्स नहीं है कि उसे वो करे, उसको मौका दे कि वो अपने बारे में कुछ कहे। तो यही है कि किसी व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर सुनवाई। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है 4th, जिसमें सेक्शन 17 में, अब देखो इसका नाम ही है शिकायतों की जांच, और फिर सेक्शन 17 में शिकायतों की जांच के बारे में बताया गया है। जो भी शिकायत है जांच से रिलेटेड, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट से रिलेटेड, तो इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। जब अपील करते हैं, कोई भी जांच हो जाता है तो उसमें भी बहुत सारे लोग शिकायतें कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। सेक्शन 18 में जांच के दौरान या उसके बाद उठाए गए कदम के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जब सारी प्रक्रिया हो जाती है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, जांच भी 2 प्रकार की होती है, 2 शिकायतें, एक तो सामान्य व्यक्ति पर और एक वीआईपी क्या, जो भी सशस्त्र, जैसे मान लो अगर कोई सामान्य व्यक्ति क्राइम करे, मर्डर करे, तो उसे अलग जो है उन्हें सजा दी जाती है। लेकिन वही अगर कोई सशस्त्र बल या फिर सेना या फिर आर्मी किसी की डेथ करे, किसी की मृत्यु करे, ठीक है, तो उसे अलग मतलब अलग तरीके से उसके तरफ से जांच की जाती है। तो ये जांचें भी जो है वो 2 प्रकार से होती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी होगी। अब यहाँ हमने भी कहा, तो देखो सेक्शन 19 में सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया की, अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो उनके ऊपर जो है अदर्स चार्ज लगेगा। ठीक है, तो इसके बारे में ये बताया गया है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपका सेक्शन 20 है, यहाँ 20 सेक्शन आप यहाँ लिख सकते हैं,
आयोग की विशेष एवं वार्षिक रिपोर्ट। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, स्पेशल एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, कमीशन को देना होगा, वो चाहे राज्य सरकार हो या फिर मान लो किसी राज्य में हो रहा हो तो उस राज्य सरकार को भी देना होगा, प्लस केंद्र सरकार को भी देना होगा। तो यहाँ ये बताया गया है कि स्पेशल एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज डिस्कस किया अध्याय 4 तक। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर आपके मन में डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पूरा जो भी आपका चैप्टर बचता है, 8 चैप्टर है जिसमें से हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 4 बचते हैं, तो हम सिंपली जो है कंप्लीट कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, 2 पार्ट्स में ये वीडियो आपकी समाप्त हो जाएगी और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।